नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत ने दिया महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल, डीजल और सब्जियों के बाद बगैर सब्सिडी का एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज। खातून पर दिए गए तपस्पाल के मुतनाज़ा बयान से परेशान टीएमसी को एक और झटका। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेल ने दीगर इशू पर दिया गैर कानूनी बयान। और गोवा के वजीर ने दिया मुतनाज़ा बयान, कहा स्कर्ट पहनकर पब में जाना हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ। और रामसेना के लीडर प्रमोद का किया दफा। महंगाई के दौर में आम आदमी को एक और झटका लगा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ा दी हैं। पेट्रोल ₹1.69 और डीजल 50 पैसे महंगा हो गया है। बड़ी कीमतें गुज़श्ता रात 12 बजे से नाफिज हो गई। इराक के बुहरान को देखते हुए कीमतों में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। तेल कंपनियों ने गुज़श्ता शाम इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। मोदी सरकार में डीजल की कीमत 50 पैसे पहले ही बढ़ चुकी है। कुछ दिनों से इराक के संकट के कारण जो दो प्रमुख विषय हम लोगों के सामने आए थे कि तेल की, कच्चे तेल की उपलब्धता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव। $4 इन दिनों में बढ़ी है। कच्चे तेल की दाम महंगा हुई है $4। उसकी स्वाभाविक इम्पैक्ट भारत के बाजार में भी आई है। एग्जैक्टली ₹1.59 हम लोगों को बढ़ाना पड़ा है। और डीजल की जो पिछले 17 महीने से जनवरी 1 से जो बढ़ रही थी, जो वित्तीय घाटा को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, वो बड़ी है। उधर पेट्रोल और डीजल के बाद बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में ₹16.50 का इजाफा कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि बैनुल अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के सबब गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर क्या कहना है आम लोगों का, आइए सुनते हैं। इसमें ये तो नेचुरल फिनोमिनन है मेरे को लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रहे हैं, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। और पिछले गवर्नमेंट भी ऐसा ही 3-4 बार कंटिन्यूसली उसका भाव बढ़ाया। उसका मतलब है जरूरत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए कि दिन ब दिन ये पेट्रोल का तो ये इस महीने में 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। और सरकार ने कई वादे किए थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है। मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और क्या कह सकते हैं। जब तक सबको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी इस तरह से अगर डेली रेट बढ़ते जाएंगे तो। अगर खुशहाली के अंदेशे और मानसून की सुस्त रफ्तार ने सब्जियों की कीमतों में भी भारी उछाल लाना शुरू कर दिया है। खासकर प्याज की रिटेल कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि अगर जमाखोरी पर फौरन कोई कदम नहीं उठाए गए तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। उधर दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आलू प्याज की कीमतों में 10% का इजाफा हो गया है, जबकि दूसरी सब्जियों की कीमतें अभी मुस्तहकम है। हमारे नुमाइंदे सुमन कुमार ने सब्जी मंडी का जायजा लिया। प्याज खाने से पहले ही आपको रुलाना शुरू कर दिया है। इसकी हकीकत क्या है? यानी मंडी सबसे पहले खेत से मंडी, और मंडी के बाद आपके घर तक कैसे पहुंचता है, इसकी कीमत में कैसे बढ़ोतरी होती है, हम आपको बताते हैं। हम खरीदते नहीं है, हमारे पास तो सीधा किसान भेजता है यहाँ के लिए, और किसान का ही माल हम बेचते हैं। आगे पैकार हमसे जो खरीद के लेके जाता है वो हमें कमीशन देके जाता है, जो कि 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए कट्टा जो होता है वो देके जाता है फसल पर। 2-4 दिन में कीमत में बढ़ोतरी है, मान के चलिएगा कम से कम मेरे हिसाब से 60-70 रुपए कुंटल में बढ़ोतरी हुई। ट्रांसपोर्ट से किसान का माल बिक्री के लिए आता है, ये मंडी है सरकारी, यहाँ बेच देते हैं हम अपना कमीशन लगा के। तो है ये समझ लीजिए आज का जो रेट है, आज जो प्याज में बिकी है मंडी में 15 से लेकर 17 रुपए किलो तक बिकी है। प्याज यहाँ से ले जाओगे, कैसे बेचोगे? सर 17-18 वाली यहाँ पे 20 किलो पड़ जाती है हमको। कैसे?
मंडी खर्चा किराया भाड़ा हो 2-4 किलो दाग निकल जाता है, वही 20 पड़ जाता है हमको। 20 जाके 25 बेचेंगे और छोटा किलो 15-20 जो छोटा माल निकलता है, और बढ़िया माल 25 रुपए किलो। जेब ढीली करनी होगी हमें आपको ही। सरकार तो कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन अगर ऐसे ही आते हैं तो फिर बुरे दिन कैसे होते हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन हरीश चंद्रा के साथ सुमन कुमार। वहीं प्याज और खाने पीने की चीजों की महंगाई पर खुराक और रसद के वजीर रामविलास पासवान ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, जरूरत है जमाखोरों पर लगाम लगाने की। महंगाई का देखिए, हम बताते हैं सरकार इसके लिए गंभीर है। हम सख्त से सख्त कदम कह देते हैं उठा रहे हैं। हमारे पास में खाद्यान्न की किसी तरह की कमी नहीं है। चावल गेहूं हमारे पास में 1 साल का एक्स्ट्रा बचा हुआ है। चीनी हमारे पास में बचा हुआ है। कहीं का प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी महंगाई क्या कहते हैं बढ़ रही है। उसमें कुछ कानून में संशोधन की भी आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका नासिक में है तो वहाँ जो है प्याज का भंडार भरा हुआ है, लेकिन अलग अलग कानून है। अभी हमने डिलिस्टिंग किया है। पूरे देश में एक मार्केट नहीं है। उधर महंगाई की मार पर दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अब की सरकार जो बनी है मोदी सरकार ने, ये कहते थे पहले बड़े बड़े वादे किए हैं, जो हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सारा चीज सस्ता करवा देंगे। मतलब सारे वादे इतने एक से किए हुए हैं, ठीक है। तो अब वो वादा है कहाँ है वो वादा? बहुत महंगा हो रहा है, लोग को दिक्कत हो रहा है। और क्या, प्याज तो जो अच्छा प्याज ले जा रहे थे पहले 20 रुपए, आज वो 30-35 बिक रहा है। बताओ अब क्या करें, हमने तो देना ही देना है। फर्क आम आदमी को पड़ेगा, बड़ों आदमी को क्या पड़ता फर्क, कुछ भी हो जाए। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए इजाफे पर यूपी के बनारस में समाजवादी पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। पार्टी कारकुनान ने एहतजाजी मार्च निकाला और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश को सुनहरे सपने दिखाकर देश को बेवकूफ बनाने का कार्य किया और इस देश में अपनी सरकार बनाने का कार्य किया, उसके पश्चात लगातार इस देश में महंगाई को बढ़ाने का कार्य किया है। आज हम समाजवादी नौजवानों ने गाड़ी को सुपुर्द खा कर पेट्रोल और डीजल का विरोध किया है और साथ ही साथ ये चेतावनी देने का काम किया, यदि देश में महंगाई नहीं रुक गई तो हम नौजवान जबरदस्त विरोध करने का काम करेंगे। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर आगरा में भी समाजवादी पार्टी के लीडरान ने एसटी रोड पर मुजाहरा किया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके साथ मरकजी हुकूमत ने धोखा किया है। और मुल्क में लगातार बढ़ रही महंगाई की एक बड़ी वजह कालाबाजारी को भी माना जा रहा है। किस तरह से मिलेगी इससे निजात, ये जानने के लिए समय नुमाइंदे ने बात की माहिर कानून से। महंगाई को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जमाखोर है कि अपने गोदामों में खाने पीने की वस्तुओं को भर के रखे हैं, जिसकी वजह से आम जनता तक पहुंचते पहुंचते दुश्वार हो जा रहा है। इस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, एडवोकेट देवेश त्रिपाठी जी। इनसे जानना चाहेंगे कि सर, जमाखोरी में किस कानून और धारा के तहत दोषी पाए जाएंगे? निश्चित रूप से यह विषय आज बहुत गंभीर समस्या बन गई है। इस मामले में द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत पहली बार एक कानून बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके अनुसार कई राज्यों ने भी इसमें समुचित परिवर्तन या मॉडिफिकेशन करके अपने अपने कानून बनाए। आज इसमें सुचारू रूप से न क्रियान्वयन कर पाने की समस्या ही मुख्य समस्या है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत मुख्य रूप से जिले के कलेक्टर, जिसको कहीं कहीं डीएम भी कहा जाता है, उसको सबसे अधिक अधिकार दिए गए हैं और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन 6 में कन्फिस्केशन की पावर उसको दी गई है, मतलब वो किसी भी ऐसे सामान को जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की परिधि में आता है
उसमें तमाम चीजें हैं, जैसे खाद्यान्न है, तेल है, शुगर है, ऐसी कई चीजें शामिल हैं, उसको वो कन्फिस्केट कर सकता है, जब्त कर सकता है, पेनाल्टी कर सकता है। 3 महीने से लेके कई मामलों में 7 साल तक की भी सजा का प्रावधान है। उसके बाद वो अपील में जा सकता है। अपील में भी अगर वो नहीं छूटता है तो उसके ऊपर फिर वो सजा बरकरार रहती है, और अगर वो रिपीटेड ऑफेंस करता है तो फिर उसके ऊपर और भी सजा करके और फाइन का भी अधिकार कलेक्टर को निहित है। इसमें आईपीसी की धारा 12 के तहत जो पब्लिक टर्म है उसके तहत भी उस पर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसके जो जिम्मेदारी क्रियान्वयन की है वो राज्य सरकारों के कलेक्टर की होती है। एक और सवाल यहाँ पर है कि क्या राज्य में अलग उनके ऊपर धारा लगाई जा सकती है, और देश भर में अगर वो जमाखोरी का काम कर रहा है तो उसके ऊपर और भी धाराएं वहाँ पर ऐड हो सकती हैं? और धाराएं तो नहीं ऐड हो सकती, क्योंकि एक सामान्य तथ्य है लीगल सिस्टम में कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। तो सेंटर और स्टेट दोनों का ये विषय साझा बनता है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आज के बदले हुए परिदृश्य में दूर करने की जरूरत है, जैसे एपीएमसी मार्केट का सुधार, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे पूरे देश में समवेत रूप से सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए आज उस एपीएमसी मार्केट की पॉलिसी को भी निश्चित रूप से परखा जाना चाहिए कि इसमें आज के हिसाब से क्या सुधार और क्या जरूरी बुनियादी परिवर्तन लाए जाएं। और बड़ी खबर में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे टीएमसी एमपी तपस पाल ने अपने बयान पर मांगी माफी, लेकिन अब पार्टी के एक जिला सदर का आया और मुतनाज़ बयान। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। तपस पाल का मामला अभी थमा भी नहीं था कि टीएमसी के एक और लीडर ने मुतनाज़ा बयान दे दिया है। बांकुड़ा जिला सदर आरूप चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर बाहर का कोई आता है तो उसे काट डालो, बाकी मैं देख लूंगा। टीएमसी लीडर चक्रवर्ती किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ही सुनिए। ঘরে যদি কোনো বেটা ঢোকে কেটে দিবি, আমি বুঝে নেব। তোর ঘরে যদি বাইরের কোনো লোক ঢোকে বলিদান করে দিবি, আমি বুঝে নেব। পুলিশ আছে, আসতে বলো, নাম বলো। ঘরে যদি কোনো বেটা ঢোকে কেটে দিবি, আমি বুঝে নেব। তোর ঘরে যদি বাইরের কোনো লোক ঢোকে বলিদান করে দিবি, আমি বুঝে নেব। যা, পুলিশ আছে, আসতে বলো, নাম বলো। और टीएमसी एमपी तपस पाल ने खातिन को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने पार्टी सदर ममता बनर्जी को लिखे खत में अपनी गलती पर माफी मांगी है। इससे पहले टीएमसी ने तपस पाल से जवाब मांगा था। पार्टी ने पाल को 48 घंटे का वक्त दिया था। वहीं तपस पाल की अहलिया नंदिनी पाल ने अपने शौहर की तरफ से पहले ही आवाम से माफी मांग ली है। हम आपको बता दें कि रियासत के चौमाहा गांव में तपस ने कहा था कि वो अपोजिशन की खातिन पर रेपिस्ट की फौज लगा देंगे। तपस पाल ने कहा कि अगर अपोजिशन का कोई भी या उसकी बीवी या बहन यहां पर है तो सुन ले। टीएमसी के किसी कारकुन को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके पीछे आबरूरेजी करने वालों को लगा दिया जाएगा। I'm saying sorry about it, and of course he's not liking it at all. And there's no two ways. We know he stopped Tapush Pal today because of the people. So there's no. I mean, it's a bigger family for us. So of course we apologize for that if they are hurt even a bit. और आइए आपको फिर सुनवाते हैं कि तपस पाल ने क्या कहा था। আমি প্রচুর মাস্তানি করেছি, কিন্তু আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, আমি প্রচুর মাস্তানি করেছি, আমি বলে যাচ্ছি, কিন্তু আমি কাউকে ছেড়ে দেবো না। কিন্তু একটা যদি কোনো বিরোধী
তৃণমূলের কোন মেয়ে কোন বাপ কোন বাচ্চাকে হাত দেয় তাদের পুষ্টিকে আমি যাতা করে চলে যাব। আমার ছেলেদের ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা কোন সিপিএম যদি আমার মা বোন চাচা চাচি কারোর গায়ে হাত দেয় এই তাপস পাল ছেড়ে কথা বলবে না। তাপস পাল নিজের রিভলভার বার করে গুলি করে চলে যাবে। उधर कौमी खातिन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा ने तपस के बयान की सख्त मजम्मत की है। एक तरफ हमारा देश जूझ रहा है कि महिलाओं की सिक्योरिटी कैसे की जाए, कैसे उनको सुरक्षित किया जाए। ऐसे में उनका ये कहना कि लड़के भेज के हम रेप करवा देंगे, ये करवा देंगे, मैं सोचती हूँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सबसे पहले तो बर्खास्त करना चाहिए, केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के लीडर शोभा ओझा से बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे संजीव त्रिवेदी ने। तपस पाल के बयान के बाद उनकी पत्नी ने कहा है कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उन्हें ऐसा बोलने के लिए उकसाया। देखिए, जो मीडिया के माध्यम से सामने आया, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो किसी को भी इस हद तक उकसा सकती है कि वो लोगों से ये अपील करे कि जाके वो महिलाओं का रेप करे। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई भाषा हो सकती है। और जहां तक उनकी पत्नी के बयान का सवाल है, तपस पाल को अच्छे से समझना चाहिए कि अब भी कोई रक्षा में उनके उतरा है तो एक महिला ही उतरी है। और इस तरह का बयान जो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ दिया बहुत ही शर्मनाक है। और तपस पाल जैसे लोगों की सही जगह जेल है, न कि संसद। पार्टी उनकी कहती है कि ये बहुत दुखद है कि इस तरह के बयान तपस पाल ने दिए हैं, लेकिन जो एक्शन की बात आप लोग लगातार कर रही हैं उस तरह की कोई संकेत नहीं है। बस पूछा भर गया है उनसे कि किन परिस्थितियों में आपने ऐसा बोला है, जबकि बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने जिस तरह से बोला है वो शायद किसी को भी स्वीकार्य नहीं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जब मंत्री के ऊपर भी रेप के आरोप लगते हैं तो वो मंत्री बना रहता है। जब कोई सांसद इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। गोवा के मंत्री ने अभी कहा उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और मैं समझती हूँ कि इन सब वजह से ही इस देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और वही सामाजिक कारकुन जगमती सांगवान का कहना है कि एक एमपी का इस तरह का बयान काबिल मजम्मत है। बीइंग पार्लियामेंट मेंबर वो महिलाओं को थ्रेटन कर रहे हैं, सीपीएम की महिलाओं को, कि उनके साथ रेप करेंगे, जो सबसे घिनौना अपराध है किसी भी महिला को लेकर। और उसी समय पे वो इंस्टिगेट कर रहे हैं वहां पे पब्लिक को, क्योंकि पब्लिकली वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एक आपराधिक मामला है अपने आप में। और हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ इस अपराध के लिए केस दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इस तरह की मानसिकता का आदमी जो है वो जनप्रतिनिधि रहने के लायक नहीं है। वहीं प्रकाश करात ने भी तपस के बयान की मजम्मत की है। ये तृणमूल सांसद की ओर से जो भाषण दिया गया है वो इसका सबसे बदतर नमूना है और इस सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहां की राज्य सरकार को इस तरह के जो भड़काऊ भाषण देने वाले हैं और हमले करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आइए सुनते हैं कि इस पर बीजेपी का क्या रद्द अमल है। जो तृणमूल कांग्रेस है वो बहुत उम्मीदों के साथ वहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने उसको चुना था, लेकिन अब ये तृणमूल कांग्रेस जो है वो तू मैं कांग्रेस बन गई है। हर दिन जो है वहां पर हिंसा, हर दिन जो है अराजकता, और कहीं न कहीं जो माओवादियों का एक पहला चेहरा था वो माओवादियों का इस वक्त चेहरा बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। बढ़ते आगे, गोवा के पीडब्ल्यूडी के वजीर सुदीन धावलकर ने श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुथालिक की हिमायत करते हुए कहा है कि छोटे कपड़ों में लड़कियों का पब जाना मकामी तहजीब के खिलाफ है। धावलकर ने कहा है कि कम कपड़ों में पब में जाना हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है। अगर हम इसकी इजाजत देते हैं तो गोवा के कल्चर का क्या होगा, इस पर रोक लगनी चाहिए। धावलकर ने कहा है कि मुथालिक ने जो भी कहा वो गलत नहीं है और वो पब कल्चर की मुखालफत करके सही कर रहे हैं।
और तपस्पाल और गोवा के वजीर के बयान के इशू पर शाहनवाज हुसैन से बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदी अनामिका रत्ना ने। और शाहनवाज हुसैन ने तपस्पाल के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि हम चाहेंगे कि ममता जी फौरन कार्रवाई करें। खातून के रहन सहन और कपड़ों पर तबसरा करना गलत है, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज जी, जिस तरह से टीएमसी के नेता तापस पॉल ने बयान दिया है आपत्तिजनक, जो वीडियो अब रिलीज किया गया है, क्या उस पर सख्त कार्रवाई की? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि एक लॉ मेकर को इस तरह लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहिए। बंगाल में किस तरह की सियासत होती है उनके बयान से ये पता लगता है। हम ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी खुद महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो उस पर सख्त कार्रवाई करें। महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर मामला बताया है, तो क्या पार्लियामेंट में जब संसद सत्र शुरू होता है तो बीजेपी इन मामलों को उठाएगी? नहीं, देखिए, हम अपेक्षा करेंगे कि ममता जी खुद कार्रवाई करें और उनकी पूरी कैपेबिलिटी दांव पर है। सवाल ये है कि अगर इस तरह का बयान देने के बाद उस सांसद को क्या खुले घूमने का अधिकार है? वो तो तपस्पाल घूमेंगे तो महिलाएं डरेंगी। टीएमसी पहले लेफ्ट पर निरंकुश शासन के आरोप लगाया करती थी और एक के बाद एक कई ऐसे बयान टीएमसी के सांसदों की तरफ से आ रहे हैं। टीएमसी के सांसद के बयान पर कोई लगाम नहीं होता, कुछ भी बोल सकते हैं, वो रहता है उनका। वो कहीं पर उनके सांसदों का बयान को अगर आप देखें, वो इतने गुस्से में बयान देते हैं और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है पूरा महिला विरोधी है। पूरा ये जो महिला समाज है वो आज उस बयान से डरा और सहमा हुआ है। आपकी सरकार है गोवा में मंत्री मुतालिक उन्होंने भी महिलाओं के कपड़ों पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। इस पे देखिए, पहनने का अधिकार सबको है, हम भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं, लेकिन जो भारत के संविधान को आधार मानकर हम लोग सियासत करते हैं और हम ये मानते हैं कि अपने ढंग से जीने का अधिकार लोगों को है। यानी इस बयान को गलत मानते हैं? नहीं, हम ये मानते हैं कि वो जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के पक्षधर में हम लोग हैं, लेकिन जो पहनने का अधिकार, खाने का अधिकार, इन पर कोई हम सियासत नहीं करते। जाहिर तौर पर चाहे गोवा का मामला हो या फिर पश्चिम बंगाल का मामला, बीजेपी का कहना है कि महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक बयान इस तरह के कहीं न कहीं माफी के लायक नहीं है। समय दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ अनामिका रत्ना। और साथ ही खातून सहाफी से जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजार रहे तालका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को कुछ शराइत के साथ जमानत मिल गई है। तरुण तेजपाल को यह राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। इससे पहले तरुण तेजपाल अपनी वालिदा की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पेरोल पर बाहर आए थे। तरुण 3 शर्तों पर उन्हें जमानत मिली है। पहली, वो अपना पासपोर्ट जमा कराएं और वो बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, 8 महीने के अंदर ट्रायल को पूरा करना होगा और तीसरा, ट्रायल के दौरान मुतासिरा के अहले खाना से या उसके गवाह से नहीं मिल सकते और न ही धमकी दे सकते हैं। और अगर कोई इसकी शिकायत मिलती है तो तेजपाल की जमानत रद्द हो जाएगी। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्लाइंट मिस्टर तरुण तेजपाल को बेल ग्रांट कर दी है विद द ऑब्जर्वेशन दैट सिंस चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड and in view of 152 witnesses the trial is likely to take a long time. So इस और सेम शर्तें लगाई हैं जो कि earlier judgment संजय चंद्रा के केस में लगाई गई थी accused persons पे। On those conditions he has been granted bail today. इसी के साथ ही बड़ी खबर में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रमजान महीने में शुरू हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला। कई कॉलेजों में दीगर कोर्सेज के साथ उर्दू बैचलर कोर्स भी ऑफर करते हैं। हम समय हैं, समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, विचुड़न है, मेल है। समय स्वतंत्रता है, समय रफ्तार, समय की उड़ान, समय व्यापार है, समय विज्ञान, समय की बस्ती है, समय का गांव है, समय का महानगर है,
समय का हर घर। समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय एक नारा है, समय सभी का है। समय तुम्हारा है, हम समय हैं, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। साल 2014-15 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस दीगर कोर्सेज के साथ उर्दू बैचलर कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। आखिरकार 4 साल कोर्सेज के तनाज़े के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हो गए। दाखिला लेने के लिए हर कॉलेज में तलबा की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज, सत्यावती कॉलेज, खालसा और माता सुंदरी कॉलेज समेत कुछ कॉलेजेस में बीए उर्दू ऑनर्स के कोर्सेज भी हैं। अगर आपने 10वीं और 12वीं में उर्दू सब्जेक्ट रखा है तो कई कोर्सेज में कट ऑफ के हिसाब से 5 से 10% नंबरों में छूट मिल सकती है। तो हर ऑनर्स कोर्स में 5% की रियायत है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज में भी 5% की रियायत है। तो हम अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं कि उर्दू से बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, उर्दू के एज ए सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, एक मजमून बतौर उन्होंने 10वीं और 12वीं जमात पे लिया है, तो उनको हम कट ऑफ में रिलैक्सेशन 12-13 में देते थे। और इस साल चूंकि एडमिशन में 12 और 13 के कट ऑफ लिस्ट के ही तमाम कवानीन का फॉलो किया जा रहा है, तो उसको ये रियायत हम देते हैं। बीए उर्दू ऑनर्स में दाखिला लेने वालों की भी लंबी कतारें हैं। तलबा को लगता है कि जहां उर्दू जबान में महारत हासिल करके अपने लबो लहजे में इस्लाह कर सकते हैं, वहीं ये जबान दर्स तदरीस के शोबे में रोजगार हासिल करने के लिए उनकी मददगार साबित हो सकती है। मैं मदरसा आलिया फतेहपुरी दिल्ली में तालीम हासिल कर रहा हूँ आलमियत। मैं चाहता हूँ कि जाकिर हुसैन से उर्दू बीए में एडमिशन लूँ। मैंने डिस्टेंस से 12वीं की है, यानी NIO से। मैं उर्दू ऑनर्स करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ है। सिर्फ इसलिए मैं उर्दू ऑनर्स करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। उर्दू से ये है कि मैं अगर मुझे टीचिंग भी करनी है तो मैं उर्दू में आगे जाकर मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो मैं इस वजह से उर्दू ऑनर्स भी करना चाहती हूँ। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उर्दू को फरोग देने में अहम रोल अदा कर रही है। अब जरूरत इस बात की है कि इन उर्दू कोर्सेज में दाखिला लेकर तलबा ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करें। आलमी समय के लिए खलीलुर रहमान की रिपोर्ट। उधर बांग्लादेश में रमजान की बहारें देखने लायक हैं। खासतौर पर दारुल हुकूमत ढाका के बाजारों में रमजान की रौनक अपने पूरे उरूज पर है। ढाका के चौक बाजार में इफ्तार और सहरी की तैयारियां करते हुए लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में पूरे दिन लोग इफ्तार की तैयारी में मसरूफ नजर आते हैं, तो रोजा खुलने के बाद नमाज और तरावी में मसरूफ हो जाते हैं। इसके अलावा बाजारों में सहरी की तैयारियां करते हुए लोगों को भी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजारों में दुकानों को बहुत ही उम्दा तरीके से सजाया गया है और इस दौरान बाजार दिन रात खुले रहते हैं। और इसके साथ ही ढाका की जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम के अतराफ बड़ी तादाद में नमाजी नजर आते हैं। रमजान के मौके पर मसाजिद में नमाजियों की तादाद में काफी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जामा मस्जिद समेत तमाम मसाजिद में गुरबा के अफ्तार का भी खास एहतमाम किया जा रहा है। ढाका की जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम में बड़ी तादाद में लोग इफ्तार करते हैं। 5 वक्त की नमाज के दौरान लोगों की तादाद में इस कदर इजाफा हो जाता है कि नमाजी सड़कों तक आ जाते हैं। बाजारों के अलावा घरों में भी काफी रौनक नजर आती है। मैं चौक बाजार से गुज़िश्ता 15 साल से इफ्तार के लिए खरीदारी करता हूँ। इफ्तार की खरीदारी के लिए ढाका में ये सबसे बेहतरीन जगह है। इस्लामिक फाउंडेशन के जेर इंतजाम हम पूरे रमजान गुरबा को इफ्तार तकसीम करते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए हम हर रोज इफ्तार का इंतजाम करते हैं। यहाँ हर रोज तकरीबन 15,000 से ज्यादा रोजादारों को इफ्तार कराया जाता है। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर डालते हैं। मोदी हुकूमत ने दिया महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल, डीजल और सब्जियों के बाद बगैर सब्सिडी का एलपीजी सिलेंडर भी महंगा। अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज।
खातिन पर दिए गए तपस्पाल के मुतनाज़ा बयान से परेशान टीएमसी को एक और झटका। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर ने दीगर इशूज पर दिया गैर कानूनी बयान। और गोवा के वजीर ने दिया मुतनाज़ा बयान, कहा स्कर्ट पहनकर पब में जाना हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ। राम सेना के लीडर प्रमोद का किया दिफा। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नाज़रीन, हमारे चैनल को इंटरनेट पर देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का